हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहरहाल यहां पे बात मैं करने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की। और जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशंस उसका जारी हो चुका है। 11,000 से प्लस वैकेंसीज़ हैं और लगभग सभी बच्चों ने उस चीज़ को देख भी लिया है, फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। और जो नहीं हुए हैं तो आप करते टाइमली ज़रूर कर दीजिए, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मैथ्स बोल्ट पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब जो 2020 और 21 में जो पेपर हुआ था CBT 1 का, सीधे सीधे हम उस क्वेश्चन को हूबहू यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट से बेस्ट अप्रोच रखा जाए कि हम उन सवालों को कर सकें। क्लासेस पूरी की पूरी बाइलिंगुअल होगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी। तो आप लैंग्वेज प्रॉब्लम का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आज तीसरी क्लास है, इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके हैं। उसमें थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि उस तरह से ना बना के सीधे बोर्ड के माध्यम से ही बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ सही से प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। तो चलिए बिना कोई भी वक्त ज़ाय किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करिए। एंड ऑल्सो चेक योर स्कोर, अपना स्कोर करके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सवाल को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से देख लो। सवाल क्या है मैं बोल भी दे रहा हूँ। सूरज और मोहन की आयु का अनुपात जो है वो 4 वर्ष पहले 7:8 था और 5 वर्ष के बाद 10:11 होगा। तो सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। जब भी ये आयु वाले सवाल पूछे जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो लोग यहाँ शामिल हैं हम उनको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सूरज, तो सूरज को S लिखो और फिर उसके बाद अनुपात करेंगे मोहन का M लिखो, ठीक है। अब एक बात याद रखे रहना कि सारी चीज़ों की गणना जो हम करते हैं इसमें हम हमेशा वर्तमान आयु से ही करते हैं। वर्तमान आयु से ही हम भूतकाल में जाएंगे और वर्तमान आयु से ही हम भविष्यकाल में जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है, यहाँ बीचों बीच बेटा आप लिखोगे वर्तमान, ठीक है। ये चाहे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे हैं सबके लिए ये है। मान लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्तमान, ठीक है। वर्तमान के पहले बेटा क्या होता है, भूतकाल, तो भूतों वाला भूतकाल है। और उसके बाद बेटा क्या है, ये भविष्यकाल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। देखो बोला है कि आयु का अनुपात 4 वर्ष के पहले, 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले। तो वर्तमान और भूत के बीच में बेटा कितना अंतर है, 4 साल का। ध्यान से समझिएगा। और अनुपात बेटा कितना दिया है, 7:8, यानी कि सूरज के लिए 7, मोहन के लिए 8। तो यहाँ पे हम बड़े प्यार से लिख दे रहे हैं 7:8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि 5 वर्ष के बाद 10:11 होगा। अब 5 वर्ष का हम बेटा कहाँ से तुलना करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें हर एक चीज़ की तुलना वर्तमान से ही करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यही होती है इन तरह के सवालों में। तो वर्तमान से हमने इसको ले लिया और कितना ले लिया, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष के बाद आगे बढ़ते हैं। कितना अनुपात दिया, 10:11, यानी कि 10 हो गया सूरज का, 11 हो गया मोहन का। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दिए रहिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सवाल आपका ख़त्म। बस आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो अंतर है, ये जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। 11 और 8 का अंतर बेटा कितना है, 3 का है। उसी तरह से 7 और 10 में भी अंतर कितना है, 3 का है। और ये जो 3 का अंतर है वो कितने के बराबर है, 4 साल और 5 साल। तो ये 4 साल और 5 साल मिल करके कितना साल हो गया बेटा, ये हो गया 9 साल। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा है पूरा 9 साल, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का मान कितना होगा, 9 वर्ष। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 यूनिट का मान कितना होगा, 9 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान बेटा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 वर्ष। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि सूरज की वर्तमान आयु क्या होगी। बेटा सूरज की वर्तमान आयु तो देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे तो नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप भूतकाल पे जाइए चाहे भविष्यकाल पे जाइए। मान लो मैं इस पे जा रहा हूँ, तो अगर 1 यूनिट का मान 3 साल है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 साल। लेकिन ये क्या है, ये तो 5 साल बाद का है, मुझे क्या बताना है, वर्तमान का। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, हमें 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु हो जाएगी 30 में से 5 कम, यानी कि 25 साल,
ठीक है। आपका मन इससे नहीं मान रहा कि हमें भविष्य काल से नहीं देखना है, हमें पास्ट से देखना है, तो पास्ट में भी देख लो। अगर 1 का मान 3 यूनिट है, 3 साल है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 21 वर्ष हो जाएगा। ये आयु कब है? वर्तमान से 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले उसकी आयु 21 साल थी। तो वर्तमान में कितना होगा? 21 में से 4 जोड़ देंगे, यानी कि तब भी कितनी आएगी? 25 साल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि अगर बोलेगा कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 1 का मान अगर 3 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। लेकिन वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 33 में से 5 कम, यानी कि 28 साल, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, इधर से भी देख लो। 1 का मान 3 तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 24। लेकिन यहाँ 24 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, क्योंकि हम 4 साल पीछे हैं। तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 28 साल। चाहे आप कैसे भी लो, कॉन्सेप्ट बेटा अपने जगह अडिग है। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आयु के सवालों में, एजेस के क्वेश्चन में आपको जो भी गणना, जो भी तुलना करनी है, वो हमेशा वर्तमान आयु से ही करनी होती है, ठीक। देख लीजिए सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल ध्यान से देखिए। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहद प्यारा सा क्वेश्चन है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन का या टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, ये बहुत आसान है, बशर्ते कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी के लिए, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक। यदि बी ए से 4 गुना तेज है, तो ए और बी साथ मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, ठीक। A can complete a task in 16 days and B is 4 times faster than A, then find the part of the work done by both of them in 1 day, ठीक। सवाल देखो करने के पहले मैं 1-2 बातें बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल को बताया जा रहा है, ऐसे नहीं कि हम कोई हड़बड़ी में हैं। आराम से चीज़ों को सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखो पहला चीज़ ये कि 1 डे वर्क जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा। 1 डे वर्क जो होता है, 1 दिन का कार्य क्या होता है? 1 बाई टोटल डेज होता है। 1 बाई टोटल डेज, यानी कि 1 दिन का जो कार्य होगा वो 1 बटे कुल दिन होगा, ठीक। दूसरा चीज़, जो दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। ये ई हो गई क्षमता, ई को क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं क्षमता। और डी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे दिन रख लो, मतलब बेसिकली समय, चाहे कोई भी टाइम, घंटा रख लो, ठीक है, या बेसिकली समय दिन या घंटा, ठीक है। समझ में आया? तो ये दोनों चीज़ों पे क्या कहते हैं, इस पूरे सवाल की दुनिया टिकी हुई है। अब देखो कैसे करना है, बहुत ही मामूली सा सवाल है, ठीक। इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो। ए कितने दिन में किसी कार्य को कर पा रहा है? 16 दिन में, ठीक, 16 दिन में। बोला है कि बी जो है ए से 4 गुना तेज है, मतलब बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता से 4 गुनी है। मतलब क्या मैं उसको 4 गुना 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता से 4 गुना है। तो b बाई ए करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो आपको जब ये पता चल गया है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे वर्क। वर्क बराबर क्या होता है? क्षमता इंटू दिन। किसका दिन दिया हुआ है? ए का दिन दिया हुआ है, तो हम ए का दिन रखेंगे कितना? 16। और जिसका समय दिया होता है उसी की क्षमता भी रखनी होती है। कितना है? 1। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। तो हमारे पास जो वर्क हो गया कितना आ गया? 16। ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया बेटा? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क एक बार जो मिल गया तो टोटल वर्क कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तो देखो दिन अगर हमें बताना है ए और बी का, तो वो क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले के हिसाब से वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना निकल गया है? वर्क निकल गया है 16। एक बार वर्क निकल गया तो वर्क नहीं बदलने वाला। एफिशिएंसी अब किसकी लेंगे? यहाँ पे ए और बी दोनों के बारे में बात हो रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, यानी कि ये हो जाएगा 16/5 दिन, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? 16/5 दिन। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें कार्य बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 डेज वर्क जो होता है, जो 1 डेज वर्क जो होता है वो क्या होता है? 1 बाई टोटल डेज, 1 बाई टोटल डेज। अभी हमने यही तो पढ़ा, यही बताया।
तो क्या कर देंगे, ठीक इसका उल्टा, यानी कि 16/5 क्या हो जाएगा, 5/16, ये होगा इसका आंसर। देख सकते हैं कितना आसानी से हम चीज़ों को कर ले रहे हैं। कोई भी आपको एक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट बहुत सटीक होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। आप पूरी की पूरी क्लास फ्री है, बहुत आसानी से और अच्छे शब्दों में हम चीज़ों को सीखेंगे। ध्यान से देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट बेटा ज़रूर ले लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर के ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो आपको आसान लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा हट के लगेंगे, ठीक है। पेपर ओवरऑल एवरेज पूछा गया था, तो अब उसी कड़ी में अगला सवाल टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। और ये सवाल बेटा मैं कह सकता हूँ हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है, तो आप अच्छे तरीके से देख लो, और अगर नहीं बन रहा है तो इसको समझ लो कि कैसे करेंगे हम कुछ ही सेकेंडों में। ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 12 व 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। सेंटेंस की फ्रेमिंग भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसा सवाल दे बेटा तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डेज जो होता है वो क्या होता है, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे x और y बेटा क्या होता है, x और y होते हैं दिन, क्या होता है, डेज। डेज मतलब बेसिकली समय। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, x मान लो 12 दिन, y मान लो बेटा कितना है 24 दिन, और नीचे क्या हो जाएगा 12 + 24 यानी कि 36 दिन। 12 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी कि बेटा दोनों साथ मिलके कितने दिन में कर पाएंगे काम को, 8 दिन में। बात समझ में आया, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, 8 दिन, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये वाला बेटा क्वेश्चन देखना, ठीक है। मैं देखिए आपको हर एक कारगर तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर अगला बच्चा जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो इतनी बात तो तय है कि अगर अगला बच्चा अगर किसी सवाल को करने में अगर 2 मिनट लगाएगा तो आप मेरी वीडियो देख करके आप उसी चीज़ को मुश्किल से 20 सेकंड में आप कर सकते हैं। जैसा कि ये सवाल है, देखो 3 वर्ष के बाद मिलने वाली रकम कितनी होगी, ठीक है, यदि ब्याज की दर जो है 15% प्रति वर्ष और मूलधन क्या है 24,000 रुपये। सवाल का स्ट्रक्चर देख लो ताकि सवाल याद रहे। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% पर एनम एंड प्रिंसिपल इज़ 24,000। तो देखो क्या क्या दिया है अपने को प्रिंसिपल दिया गया है, अपने को रेट दिया गया है, अपने को टाइम दिया गया। हमें पता क्या करना है, अमाउंट यानी कि जिसको हम कहते हैं मिश्र धन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और मिश्र धन बेटा क्या होता है, P+I, ठीक है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, हम इसको 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, ठीक। पहला बेटा होता है डायरेक्ट फार्मूला, इसका पहला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें क्या पता चलती है, क्या यहाँ पे कहीं पर भी क्या ये चीज़ दिया है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। तो जब कभी भी सवाल में ये चीज़ ना दिया जाए कि हम बात किसकी हो रही है यहाँ पे, SI की कि CI की, तो हमेशा हम उस चीज़ को क्या लेके चलेंगे, SI। मतलब जब कभी भी ब्याज के बारे में ना दे तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, चक्रवृद्धि की नहीं, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जब भी हमको मिश्र धन निकालना हो यानी कि अमाउंट निकालना हो तो उसके लिए बेटा एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 होता है। ये बेटा एक डायरेक्ट फार्मूला है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत कारगर फार्मूला है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें बताना अमाउंट है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया और टाइम भी दिया है। तो कैसे करेंगे, ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 24,000, ठीक। हर एक तरीके से अपने आप को लेस रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। 1 प्लस रेट कितना है 15, समय कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है।
अब देखो कैंसिल कर दो, 5 का 3 बार में, 5 का 20 बार में। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको बोल सकता हूँ 24,000 इंटू 20 प्लस 9 कितना हो गया 29, 29 भागे 20। 0 से 0 कट गया, 20 2 से कितने बार में जाएगा 12, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो। तो 1200 इंटू 29 करोगे तो आपके पास बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। और देखो आंसर आने की भी क्या ज़रूरत है, यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो 9 इंटू 2 कितना होता है 18। कहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, यहाँ देखो ये वाले आंसर पे 8 दिख रहा है, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 34,800। देख सकते हैं कितना आसानी से आया, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं हुई, लेकिन तब भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और उसमें अगर हमें पता करना हो कि मिश्र धन क्या है, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, या इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें दी गई हों, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है केवल एसआई के लिए होता है, साधारण ब्याज के लिए होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए नहीं होता है। ठीक, क्लियर। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे तरीके के बारे में, तो दूसरे तरीके को भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, दूसरा तरीका जो है बेटा वो क्या है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। क्या है वो, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तरीका 1-2 और हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीका बता रहा हूँ जो आपके लिए कारगर होगा। देखो सेकंड मेथड जो कि इससे भी शॉर्ट है, ठीक है, जो कि इससे भी शॉर्ट है। सेकंड मेथड बेटा क्या है, हमेशा याद रखे रहिए परसेंटेज, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड में बेटा कुछ कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो क्या हैं कि प्रिंसिपल जो होता है मतलब मूलधन, वो हमेशा हम 100% ही मानते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कॉस्ट प्राइस को मतलब क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे प्रिंसिपल को भी, मूलधन को भी हम 100% मानते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ अमाउंट बराबर क्या होता है हमें पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा चीज़ सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मतलब जो साधारण ब्याज होता है वो कितना होता है, R/T%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस ये 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखना है, बाकी हम क्या कहते हैं सवाल को हम उड़ा देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। क्या दिया गया है सवाल में, किस चीज़ की वैल्यू दी गई है, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मूलधन दिया गया है 24,000। तो हम सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे, जो हमें वैल्यू दिया गया है उससे। तो 24,000 रुपये जो है वो कितने प्रतिशत का वैल्यू है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो 24,000 जो है ये 100% का वैल्यू है। ठीक है, जो गिवन होता है उसके प्रतिशत को हम नीचे लिखते हैं। ठीक, और जो पता करना होता है, जैसे यहाँ पे क्या पता करना है, यहाँ पे हमें मिश्र धन पता करना है यानी कि अमाउंट। तो अमाउंट अगर पता करना है, जो भी पता करना है उसको हम यहाँ बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात है कि अमाउंट कैसे होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है 100%, ठीक है, प्लस एसआई, एसआई क्या होता है R/T%। रेट कितना है 15, टाइम कितना है 3, तो 15 × 3 कितना हो गया 45%, यानी कि जो अमाउंट होगा कितना हो जाएगा 145%। सिंगल लाइन में आपका ये पूरा का पूरा सवाल आ गया। ठीक, अब बाकी आपकी मैथमेटिकल स्किल, परसेंट से परसेंट कटा, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 24 यानी कि 240 × 145 सॉल्व करना। ठीक है, सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, 34,800 आंसर आ जाएगा। इतना ही होगा आंसर। मुश्किल से क्या कहते हैं 2 से 3 स्टेप में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। कोई भी एक्स वैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उस फॉर्मूले को भी ध्यान रखे रहिएगा ज़रूर, SI बराबर PRT/100। ठीक है, ये भी ज़रूरी फॉर्मूला है, लेकिन चूँकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेसिक तो पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बेसिक आप भूल जाइए, क्योंकि बेसिक नहीं पता रहेगा तो शॉर्टकट किसी काम का नहीं है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट अपने को ये फॉर्मूला पता है, पहला तरीका भी हमने देख लिया और दूसरा तरीका भी देख लिया, परसेंटेज मेथड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। ठीक है,
अब ये बेटा जल और धारा वाले सवाल पे है, बोट नाव बोट स्ट्रीम जो सवाल हम पूछते हैं, जो टॉपिक है उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, हर एक तरह के सवालों को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। कोई नाव जो है वो 20 किलोमीटर धारा की दिशा में और 28 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में बहती है। यदि शांत जल की चाल जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कुल आने और जाने का समय ज्ञात करें, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम बेटा दिया गया है और अप स्ट्रीम दिया गया है। आइए थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लेते हैं। सवाल तो बेटा क्या कहते हैं 2 सेकंड का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लो। अगर आप क्या कहते हैं चीज़ों को देख रहे हैं तो समझिए। देखो ये बेटा क्या कहते हैं नाव है, ठीक है, ये बोट है, क्लियर। ये मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है बेटा। अब मान लीजिए ये जो नाव है ये क्या है बेटा, दिस इज़ अ बोट, ये बोट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के, यहाँ पे टोटल इस पूरे के पूरे टॉपिक में 4 तरह की स्पीड होती है। एक होता है, हम उसको किस किस से डेजिग्नेट करते हैं, आप इस तरह से आप याद रखे रहेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा, एक्स, वाई, यू और वी, ठीक है। एक्स होता है बेटा क्या, स्टिल वाटर स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये चारों के चारों बेटा क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, स्पीड हैं। क्या है, स्पीड। स्टिल वाटर स्पीड किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड जो भी हो। ये क्या है, ये है बेटा करंट स्पीड, मतलब धारा की चाल। ये क्या है, करंट स्पीड यानी कि धारा की चाल। ये क्या है, एक्स, स्टिल वाटर स्पीड यानी कि शांत जल की चाल, ठीक है। ये वाई हो गया करंट स्पीड यानी कि धारा की चाल। यू क्या होता है बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। और वी क्या है बेटा, अप स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में ये भी होता है, ठीक। अब देखो ये कुल मिला के 4 ही तरह के यहाँ पे स्पीड होती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक। अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो होता क्या है बेटा, स्टिल वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड। मान लो ये हमारा ये जो नदी बह रही है इसकी धारा की चाल बेटा क्या है, वाई। एक सेकेंड मैं दूसरा मार्कर भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये क्या है, ये बेटा मान लीजिए ये धारा है, ठीक है ना, करंट। इसकी चाल को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, वाई से, ठीक है। और ये मान लो कि क्या कहते हैं, ये बोट का मतलब शांत जल का, जब नदी जब शांत है तो उसका मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब डाउन स्ट्रीम और वाई और अप स्ट्रीम क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। अगर ये नाव, ये धारा की दिशा मतलब पानी इधर बह रहा है और नाव भी अगर इधर ही बहेगा सेम दिशा में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा की प्रवाह की दिशा में, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी का मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से टॉपिक को समझना है। ज़्यादा समय अपने पास कम है या ज़्यादा इस पे नहीं सोचना है, प्रैक्टिस तो अपनी करती ही रहनी है, लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझना है। ये मान लो बेटा ये ऐसे दिया है, ये क्या है अपना नाव है, बोट, ठीक है। अब मान लो ये नाव इधर है, ठीक है, और पानी तो बेटा अपने जगह पे वैसा ही है, ठीक। अब मान लीजिए कि नाव इधर जा रहा है और पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे समान दिशा में बह रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे नाव जो है वो धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जब समान दिशा में, क्या होता है, समान दिशा। और इसे हम क्या बोलते हैं, जब नाव और धारा दोनों विपरीत दिशा में होती हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इसकी जानकारी के बारे में। आई होप आपने इसका ये उल्लेख लिख लिया होगा, इस बातों को लिख लिया होगा।
अब यहाँ पे कुछ कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो 2-3 फॉर्मूलों को गिने चुने, बाकी हम सवालों को जैसे करेंगे उस तरह से डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ध्यान से उनको लिख लो, ठीक है। सबसे पहला स्टिल वाटर स्पीड, ठीक है। ये सब के सब स्पीड होते हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। ये होता है u + v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। u और v क्या है, u हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, v हो गया अप स्ट्रीम स्पीड। सेकंड क्या हो गया, स्पीड ऑफ करंट, मतलब कि धारा की चाल, वो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, u पहले रहेगा, v बाद में रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया। तीसरा बेटा क्या है, तीसरा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड याद रखो, x और y का हम जो पता करना होता है तो हम u और v के संदर्भ में करते हैं, और जब हमें u और v का पता करना होता है तो हम x और y के संदर्भ में करते हैं। u क्या हो जाएगा, x + y, और चौथा v क्या हो जाएगा, x - y। ये क्या है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आया। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूले में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ जो ज़रूरी है उसको छोड़ना बेवकूफ़ी भरा ही होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक। अब देखो, अब सवाल कितने आसानी से हो जाएगा, क्लियर। अब मैं मिटाता हूँ, चलिए। आई होप मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो सवाल पे आते हैं। सवाल बेटा क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है कि कोई बोट है, ठीक है। तो बोट का हम ऐसे देखो, ये इसको x बना देते हैं, ये पानी की चाल को हम y बना देते हैं रैंडमली अपने से। अब मान लो कि ये पॉइंट है यहाँ से लेकर के a से लेकर के b तक, इसको मैं बोल दे रहा हूँ a, इसको बोल दे रहा हूँ b। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, ठीक है। और अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में कितना बह रहा है, 28 किलोमीटर, ठीक है, 28 किलोमीटर। और बोला गया है कि शांत जल की चाल कितनी है, मतलब x का मान कितना है, इसको आप लिख लीजिए पहले, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है, मतलब ये जो रिवर है इसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सवाल ख़त्म, सवाल में अब कोई टेंशन ही नहीं है। समय क्या होता है, तो टोटल समय कितना लगेगा आने और जाने में, टोटल समय लगेगा क्या, हम जाने का समय निकाल लेते हैं t1 और आने का समय निकाल लेते हैं t2, और टोटल समय क्या हो जाएगा t1 + t2, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे लिखते हैं, t1 क्या हो जाएगा, t होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, वो होता है x + y प्लस अगेन डिस्टेंस कितना है आते समय 28 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत क्या थी, x - y। सीधे सीधे रखते हैं 20 बाई x + y, x + y यानी कि 7 + 3 कितना हो गया 10, 28 बाई 7 - 3 कितना हो गया 4। सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 7 बार में, मतलब 7 + 2 कितना हो गया 9 घंटा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, अपने को सॉल्व करने में कितना लगा, बस इतना ही, ये 2 स्टेप लगा और कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना इम्पॉर्टेंट था, ऐसे करके आगे बढ़ जाने का फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्लास करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और इसको आप देखेंगे कई सारे सवाल इस पर सॉल्व हो जाएंगे, और आगे भी जो जो टाइप आते जाएंगे हम उसको भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोटल टाइम बेटा निकालना था। अगर बोलता कि धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है तो आप t1 बता देते, धारा के विपरीत में कितना लग रहा है तो आप t2 बता देते, वैसे भी ख़त्म हो जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, और इस तरह के सवाल लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जैसा कि पिछले बार में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था।
देखो, एक व्यापारी को 20% का नुकसान होता है यदि वह किसी वस्तु को 3200 रुपये में बेचता है। ठीक, यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब देखो इस सवाल को करने के लिए एक लाइन का ये सवाल है। ठीक है, एक लाइन का सवाल है अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल तो क्या कहते हैं करना 2 सेकंड की बात है। देखो कैसे करना है, कुछ कुछ ज़रूरी बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको याद रखे रहिए। अब जो कि आप तैयारी कर ही रहे हैं इसका, तो अलग से कॉपी ज़रूर बना लीजिए और हर एक एक दिन छोड़ करके ये क्लास होते रहेगी, तो आप कॉपी अलग से बना करके इन सवालों को लिखते रहिएगा, या सवाल लिखिएगा नहीं, सॉल्यूशन लिखते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, पहली बात ये कि जो सीपी होता है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, 100%। कितना मानते हैं, 100%। ठीक है, दूसरी बात ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मान लो कि अगर दिया हो कि प्रॉफिट हमें हो रहा है कितने का, 20% का। ठीक है, मान लो क्या कहते हैं अगर दूसरे तरफ ये दिया हो लॉस हो रहा हो 30% का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देने का मतलब क्या होता है, ये आपको इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो विक्रय मूल्य हमेशा हम जो तुलना करेंगे किससे करेंगे, 100% यानी कि क्रय मूल्य से। तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, मुनाफा मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और लॉस मतलब कि कमी होना, मतलब कि घाटा होना, मतलब कि माइनस। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 100% प्लस 20%, यानी कितना हो गया बच्चों, 120%। ठीक है, तो इस प्रॉफिट परसेंट का कहने का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है 120% हुआ। उसी तरह से यहाँ पे अगर लॉस अगर बोला है कि 30% हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100% में से 30% की कमी करनी है। क्यों, क्योंकि घाटा हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 70%। ठीक है, ये 2 बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं बताना, तो मैंने आपको बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आप खुद बताइएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है ये कितने का है, 40% का है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140% का। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 11% का, तो आप बोलेंगे सर जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 111%। एक आखिरी दे रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लॉस परसेंट जो है वो कितना है, वो है मान लीजिए 33% का। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसको 100 में से 33 माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से 3 6, 9 में से 3 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 6 की 7, 67%। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल के तरफ। अब देखो सवाल कैसे 2 सेकंड में सॉल्व होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो बस आपको बस मुख्य बातें देखना है कि जब 3200 रुपये है तो कितने परसेंट का घाटा हो रहा है, 20% का। तो वैल्यू जो दिया है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 3200 ये जो विक्रय मूल्य है ये कितने प्रतिशत को दर्शाता है, 20% का घाटा, यानी कि कितने को दर्शा रहा है, 80% को दर्शा रहा है। जो दिया गया है उसके प्रतिशत को हम नीचे लिखते हैं, और जो पता करना होता है उसके प्रतिशत को हम यहाँ बगल में लिखते हैं। तो पता क्या करना है, विक्रय मूल्य जब 25% का लाभ हो रहा हो, 25% का लाभ यानी क्या हो जाएगा, 125%। बस यही आपको बेटा सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, 3200 दिया है कितने पे, 20% के घाटे पे, तो 100 में से 20 यानी कि 80%। पता करना है 25% का जब मुनाफा हो रहा होगा तो कितना एसपी होगा, तो 100 में से 25% यानी कि 125%। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 8 से कितने बार में, 4 बार में, और एक 0 है तो 0, यानी कि 125 गुणे हो जाएगा बेटा 40। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5000 रुपये बेटा इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी। देख सकते हैं कितना छोटे
हिसाब से हम सवाल को बना सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एक्स वगैरह लेने की यहाँ पे कोई भी ज़हमत नहीं करनी है। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप अभी भी इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये ज़रूर मान के चलिए कि आप गलत ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो अपनी आदत को अभी सुधार लीजिए और इस तरह से अप्रोच को अपने रखेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल भी दूर नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी अपनी किस्मत भी, लेकिन आप अच्छे खासे लेवल पे हैं अगर आप इस तरह से अप्रोच को रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने मेरी जो आज मैंने ये बताया है इसको अच्छे तरीके से आपने सुना होगा, लिखा होगा और कमेंट करके अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना पाया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और उसमें ऑल को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आया करें तो आपको पता चल जाए। और वीडियोज़ जो है ये लगातार आती ही रहती हैं और आते रहेंगी जब तक कि एग्ज़ाम चलता रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में।